सो हेलो गाइस, आप हैं हर्ष सी एस बी एस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सो शुरू करते हैं। सो व्हाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट? क्या आप लोग में से किसी को पता है कि सी लैंग्वेज हम लोग क्यों पढ़ते हैं? अगर देखा जाए तो हमारे पास और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। फिर सी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? अक्सर हमारे सीनियर्स बोलते हैं या बहुत लोग बोलते हैं कि सी लैंग्वेज बहुत ही आउटडेटेड लैंग्वेज है, पुरानी हो चुकी है, अब यूज़ भी नहीं होती। फिर क्यों पढ़ते हैं? तो जो भी आपको ऐसा बोले, मतलब वो गलत बोल रहा है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सी लैंग्वेज इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अमंग प्रोग्रामर्स फॉर इट्स यूनिक फीचर एंड कैपेबिलिटीज। लेट्स फर्स्ट लुक ऑन इट्स फेम। तो सी लैंग्वेज अभी तक का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखा होगा, सबसे पॉपुलर सी लैंग्वेज है। तो ऐसा क्या है सी लैंग्वेज में जो इसको इतना पॉपुलर बनाता है? तो उस पे आते हैं। सो सी लैंग्वेज इज वाज रिटन इन ओरेकल लैंग्वेज। ओरेकल, ठीक है। ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी है जो सी लैंग्वेज को लिखती है। कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड इज रिटन इन सी। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में सी का काम आता है। माई एसक्यूएल वाज रिटन इन सी। मतलब अगर आपको माई एसक्यूएल में कंट्रीब्यूट करना है या ऐसा कोई भी लैंग्वेज, मैक्सिमम डेटाबेस तो माई से ही बनता है। सी लैंग्वेज, पाइथन के जो लाइब्रेरीज है वो भी सी से बनती है। तो सी बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लैंग्वेज है सीखने के लिए, और सी सबसे मुश्किल लैंग्वेज भी होती है। इसीलिए जो जिसने सी को पहले सीख लिया ना, उसने सब कुछ सीख लिया, समझ के चलो। बस सिंटेक्स का फर्क आता है, तो सब बराबर होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस ड्राइवर्स आर रिटन इन सी, देख लो। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर आर रिटन इन सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम was developed in C। ये देखो, C is ranked one on the basis of usage of language and programming प्रेजेंट टाइम में। रैंक वन पे सी चल रहा है, सेकंड में है जावा, थर्ड में है पाइथन। पाइथन शायद थर्ड में भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। So there are some points to make our understanding that C is not an outdated language. Many students have this myth. They believe that C is out of industry, but it is not. C is more popular in system level language programming, hardware interaction, embedded systems and building core libraries of Android, जैसा मैंने बताया आपको। For for a student, C language is even more important, especially to build his career. Some of the reasons are, देखिए क्या क्या reasons है उसके लिए। C is important to build programming skills. For for you are a beginner, अगर आप beginner है तो आप easily focus कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स पे। आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो सकते हैं बुकिश कंसेप्ट पे सी के, पर आपको अगर आप सी एक बार अच्छे से कर ली ना, तो फिर सी बहुत आसान है। मतलब सारे लैंग्वेजेस उसके बाद आसान लगने लगेंगे आपको। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। सो लर्निंग ए लैंग्वेज मेक्स यू कैपेबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। थॉट्स किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। आप लैंग्वेज को इस तरह से देखो ना कि लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जरिया है जिससे आप कंप्यूटर से बात कर सकते हो। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, यानी कि आपको एक लैंग्वेज आता है। आप ऐसे देखो, अगर आपको सी आती है तो आपको एक लैंग्वेज आता है। लेट्स सपोज हिंदी आती है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। अगर आपको जापानीज सीखना है तो आपको सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा। इस टाइप में रिलेट करो। तो जितने लैंग्वेजेस जितने अच्छे से आते हैं आपको, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास अगर आपको सारे लैंग्वेजेस आते हैं, सी, जावा, सी प्लस प्लस, तो क्या आप एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाओगे? अगर आपको सारे लैंग्वेजेस थोड़ी थोड़ी आती है, नहीं, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। अगर एक इंसान को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जापानीज आती है, फ्रेंच आती है, सब थोड़ी थोड़ी आती है, तो वो किसी से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उस इंसान को एक लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आती है, तब वो बहुत अच्छे से अपने एक्सप्रेस कर पाएगा अपने थॉट्स को। इसीलिए आपको कोई एक लैंग्वेज सीखना है, वो भी बहुत अच्छे से। तो लैंग्वेज इज फॉर थॉट्स, बट थॉट्स
are not dependent on language. Thinking about a solution to a particular problem is more important. Language is required to express that solution only. Programming is all about learning an art of developing a solution to the problem. Let's move to the next point. C covers a elementary language feature of all programming language. क्योंकि सी में वो सारे फीचर्स होते हैं जो कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जैसे एरेज हो गई, स्ट्रिंग्स हो गई, फंक्शंस हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, लूप्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया। ये सारे फीचर्स सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं और उसमें सी में भी होते हैं। इसीलिए सी को आप करेंगे तो आपको सब हो जाता है। कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो कैंपस जब रिक्रूटमेंट जब आपकी कंपनीज आपसे प्लेसमेंट्स के लिए आती है तो वो सी लैंग्वेज भी पूछती है, अच्छी खासी कंपनीज पूछती है। So companies take exams, written plus interview, which may contain questions of C language, especially more important for freshers. Exactly. C is most popular language for hardware dependent programming. अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं पूछता हूँ। आप मेरे को ये बताओ कि सी, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ये सब क्या हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है? जल्दी बताओ, किसी को पता है? देखो, आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं कि ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये सब मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होती है। अब ये मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? सो व्हाट इज, पहले मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? तो वो लैंग्वेजेस जिसको हम इंसानों ने बनाया और हम जिसे बनाते हैं उसे हम सुपीरियर मानते हैं। वो लैंग्वेज जिसे हम इंसानों ने बनाया वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये सब हो गई हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए, हम जो जिसे हम समझ सके, हम इंसान जिसे समझ सके वो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। और जिसे कंप्यूटर समझ सके, जिसे सिस्टम समझ सके, वो लो लेवल लैंग्वेज हो गया। हम लोग कंप्यूटर को कुछ नहीं समझते, अपना नौकर समझते हैं, तो बोलते हैं छोटा मोटा लैंग्वेज सीख रहा है, तो इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, अभी उस पर आते हैं, उसको बोलते हैं कंपाइलर बेसिकली। तो अभी सी पे बात हुआ था ना, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है? तो सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इट्स बोथ कंप्राइजेस हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। A student belongs to non-computer science background should learn C because it's part of integrated core field. So अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेजेस की। सबसे पहले सबसे पहले सी लैंग्वेज बना ही नहीं था। सबसे पहले बीसीपीएल लैंग्वेज बना था, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया था 1966 में मार्टिन रिचर्ड्स ने। तो बीसीपीएल को ही आगे लेके गया कैन थॉमसन, और उन्होंने बी लैंग्वेज बनाई, बीसीपीएल से बी लैंग्वेज बनाई 1969 में। कैन थॉमसन मार्टिन रिचर्ड्स की क्या वो डिसाइपल थे, मतलब शिष्य थे, मतलब स्टूडेंट थे। ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट एन यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो बी लैंग्वेज था उन वो जो थॉमसन ने बनाया, उनका ऑब्जेक्टिव था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डेवलप करना, उसको बनाना। उसके बाद बी लैंग्वेज जो 1969 में बनी, उसको डेनिस रिचेट ने अपने इम्प्रूवमेंट्स करके उसको 1972 में दोबारा लॉन्च किया, एटी बेल्स लेबोरेटरी में, न्यू जर्सी, यूएसए। उस लैंग्वेज का नाम था सी लैंग्वेज। और फिर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोबारा लिखा गया सी लैंग्वेज में, जिसके डेवलपर्स हुए रिचर्ड एंड थॉमसन। सीलिंग फैन इज नॉट a computer as well as an electronic device, but it is an electrical device. ओके, यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग ने बचपन से सुना था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस? बताते हैं। सो अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर्स की, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, उन सब में एक सर्किट होता है,
इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। उन सर्किट्स पे जो करंट होता है वो बहुत ही स्मॉल वोल्टेज का करंट होता है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता ह्यूमन बॉडी को। बहुत ही छोटा करंट रहता है। जिनमें वो करंट जाए उस उतना छोटा करंट जिसमें कि हम लोग कोई नुकसान ना पहुंचे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एग्जाम्पल कैलकुलेटर। क्या क्या कैलकुलेटर एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which take input, process it and returns the output। क्या कैलकुलेटर एक कंप्यूटर है। हाँ है। इनपुट लेता है नंबर्स, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें देता है, और वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो कंप्यूटर भी है। अच्छा, फैन एक कंप्यूटर है क्या। पॉज करें और बताएं। फैन एक कंप्यूटर है क्या। नहीं। क्यों नहीं। फैन भी तो इनपुट लेता है, हम स्विच दबाते हैं, ऑन होता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट में हमें हवा देता है। पर फैन एक कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि फैन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अब ये क्या बात हुई। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस पे बात आता है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस फैन में जो करंट हम लोग देते हैं वो करंट अच्छा मतलब ज़्यादा वोल्टेज का होता है, तो वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिक डेटा, डेटा क्या होता है और कंप्यूटर कैसे हम लोग हमारे डेटा को स्टोर करता है या उसे प्रोसेस करता है। डेटा होता क्या है ऐसा कि हम लोग इधर से उधर भेज रहे डेटा को। हमने सुना होगा डेटा बाइनरी के फॉर्म में होता है। ये बाइनरी क्या होता है। क्या मतलब ये चल क्या रहा है हमारे यहाँ। सब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बता रहे हैं। आज आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सो डेटा सही बात है बाइनरी में होता है। हम सबको पता है कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ है और वो जीरो वन समझता है। तो जीरो वन क्या हम लोग उसे टाइप करके बोलते हैं जीरो वन समझ रहा है। नहीं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो जीरो का मतलब हो गया सिग्नल नहीं आ रहा, और वन का मतलब हो गया वोल्टेज, वोल्टेज का इंक्रीमेंट। तो जब वन होता है तो वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और जब जीरो होता है तो वोल्टेज जीरो होता है। ये मीनिंग होता है जीरो वन का। सपोज इफ वी राइट ए और उसका बाइनरी कोड है 101। वी राइट ए, इसका बाइनरी कोड है 101। यानी कि कंप्यूटर का एक बार वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, फिर वोल्टेज जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ। ये 3 बार जब होता है तब कंप्यूटर समझता है कि यूजर ए लिख रहा है। क्लियर। अच्छा, तो हम लोग जब डेटा स्टोर करते हैं वो कैसे होता है। तो हम डेटा बहुत अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम एक है कि हम लोग हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं। हार्ड ड्राइव में कैसे डेटा स्टोर करते हैं। हार्ड ड्राइव में हम लोग मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें 2 स्टेट्स होती है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। जैसे मान लीजिए हार्ड ड्राइव है। अब इसमें हम लोग को डेटा स्टोर करना है, 10 डेटा ही आएगा। तो जो वन होता है वो पॉइंट करता है, इसमें हार्ड ड्राइव में एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि डेटा रिकॉर्ड करता है। तो जब वन करंट जाता है तो नीडल नॉर्थ पे इशारा करता है, पॉइंट करता है। और जब कोई डेटा नहीं आता तो वो नॉर्थ पे नहीं करता, सिंपल वो उसके अपोजिट डाउनवर्ड हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन करते करते नॉर्थ पे गया, फिर डाउनवर्ड गया, नॉर्थ पे गया, डाउनवर्ड गया, इसको रिकॉर्ड करता है, उसी को इन द फॉर्म ऑफ डेटा दिखाता है। हम लोग बात करते हैं तो रैम में क्या होता है। रैम में क्या होता है, रैम हैज अ कैपेसिटर। रैम में कैपेसिटर्स होते हैं टू स्टोर द डेटा। बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं रैम में, जिससे वो डेटा स्टोर करता है। सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, प्रोसेसर्स रजिस्टर्स होते हैं जो लो स्टेट हाई वोल्टेज को लेते हैं। तो जितने भी ऑडियो फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, इमेजेस हो गई, वो सब 01 में हम लोग स्टोर करते हैं। यानी कि किसी इमेज को हम लोग 01 में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको स्टोर करने के लिए
0 1 करके नॉर्थ पोल साउथ पोल करके इसको स्टोर कर रहे हैं। ये ऐसे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और इसका मतलब होता है डेटा। सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा हार्डवेयर, ऐसे पूछता भी नहीं है कभी। देख सकते हैं आप, डेटा इज स्टोर इन कंप्यूटर जनरली इन हार्ड ड्राइव, सब लिखा हुआ है, देख ही सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो क्या मतलब क्या हुआ ये कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब हो गया, मैं एक ऐसा इंजीनियर हूँ जो एक ऐसा फाइल बना सकता है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। और इस फाइल को बोलते हैं डॉट ई फाइल। ये होता है सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई तोप चीज़ नहीं है। एक ऐसा बेसिक फाइल, अगर आप एक ऐसा बेसिक फाइल बना रहे हो जिसमें 2 और 2 ऐड होके 4 हो रहा है, और उसे एक EXE फाइल में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो सॉफ्टवेयर पे बात आया, तो सॉफ्टवेयर होते कितने तरह के हैं? सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और द सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल हार्डवेयर एंड बैकग्राउंड टास्क। सिंपल में बताते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे यूजर यूज करता है। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कुछ यूज करता है, आप क्या बोल सकते हो उसको? लेट्स सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लॉक यूज करता है ताकि उसको टाइम का पता चले। क्लॉक यूज करता है, वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करता, वो यूजर यूज करता है, वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। एक्टिव स्टेट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। ये सब तो बेसिक डेफिनेशन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम, यूजर एंड द कंप्यूटर। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे तरह का होते हैं, XP 8 10, अभी तो स्टोरेज रेड हैट, देख सकते हैं इसमें ये सब नोट्स। ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। योर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर हैज एन EXE फाइल स्टोर्ड समवेयर इन द हार्ड ड्राइव। यू डबल क्लिक टू एग्जीक्यूट। और ये बता रहा है कि क्या होता है अगर हम लोग एक EXE फाइल हमारे पास है, EXE फाइल है, तो उसको कैसे हम लोग उसमें क्या क्या होता है कंप्यूटर में जो वो खुलता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है इट लोड्स इनटू द रैम। सबसे पहले EXE फाइल कहाँ स्टोर होगा? सबसे पहले EXE फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। उसके बाद जब हम लोग उसको डबल क्लिक करते हैं, जिसको खोलते हैं, तो वो रैम में जाता है। और रैम में जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी अलॉट करता है रैम में, कि इतना मेमोरी में ये काम होगा। ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि सीक्वेंस में 0 और 1 फिक्स लेंथ में लिखा रहे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन रहता है टू सिग्नल टू परफॉर्म द टास्क। और टास्क कौन परफॉर्म करता है? ALU करता है। व्हाट इज ALU? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU is responsible to perform all kinds of arithmetic and logical operations. ALU रैम का बात सुन के उस पर करता है, उस पर काम करता है, उस पर जो भी प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। अब फिर आगे आते हैं, इन सब में हम फिर से डिटेल में कभी पढ़ेंगे। ये हमारे मेन काम है EXE फाइल को समझना। Okay, मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं C++ का। शुरुआत करते हैं हैज इंक्लूड। एक मिनट।
सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं? जैसे मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन, और इसमें कुछ भी लिखते हैं। तो ये जो मैंने लिखा, ये कैसे एग्जीक्यूट करता है? सबसे पहले तो ये जो फाइल हम लोग लिखते हैं, ये फाइल होता है हम लोग का डॉट सी के फॉर्म में। डॉट सी के फॉर्म में ये फाइल हमारा सेव होता है, डॉट सी के फॉर्म में। ठीक है। फिर ये सबसे पहले हमारा कंपाइलर इसे रीड करता है। ये क्या है? ये एक फंक्शन है, आप इसे बाद में पढ़ेंगे। ये एक फंक्शन होता है। डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। तो ये एक हेडर फाइल फंक्शन होता है। एस टी डी ओ का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इंक्लूड एक कीवर्ड है। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में एक हेडर फाइल है, उसको इस फाइल में, डॉट सी वाले फाइल में इंक्लूड कर दो। अब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल कहाँ पर है? ये लाइब्रेरीज में है। लाइब्रेरीज में है। तो आप जो कंपाइलर इंस्टॉल करते हो उसमें लाइब्रेरीज होती है, और उन लाइब्रेरीज में ये stdio.h फाइल होता है। अब ये stdio.h फाइल, इसमें हम लोग इसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्या काम है इसका? तो ये stdio.h फाइल, हेडर फाइल, इसके अंदर बहुत सारा फंक्शंस होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में काम आए, जिसको कंपाइलर समझ नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ प्रिंट फंक्शन है। तो ये प्रिंट फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ? ये जब कॉल होता है ना, कंपाइलर इसको जब कॉल करता है, तो ये रिकमेंड करता है इसको स्टूडियो डॉट एच फाइल, क्योंकि ये प्रिंटफ फंक्शन स्टूडियो डॉट एच फाइल से ही है। सो आप फंक्शंस में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, फंक्शंस चैप्टर में। तो पहले ये तो हो गया डॉट सी फाइल, और हम हमारा कंपाइलर इसे रीड करके इसे डॉट ओ बी जे फाइल में बना देता है। ओ बी जे फाइल, कंपाइलर इसे रीड करके। अब ये ओ बी जे फाइल जो होता है, वो लिंकर का मदद लेता है। लिंकर, लिंकर एक सॉफ्टवेयर है। लिंकर के हेल्प से ये ओबीजे फाइल वो सब फंक्शंस को मिलाता है जिसमें कि जिसका मीनिंग कंपाइलर को ना पता हो, और वो लिंकर के हेल्प से सारा कोड्स को रन करके एक EXE फाइल बनाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, EXE फाइल बनाता है। और वो EXE फाइल ही सॉफ्टवेयर कहलाता है जो कंप्यूटर समझता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि ये सारा काम होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर करता क्या है, आपका जवाब होना चाहिए कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर which converts high level language to machine language। हाई लेवल लैंग्वेज आपको मैं बताया, वो लैंग्वेज जो इंसान समझता है, जो हम लोग आपस में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश। और मशीन लैंग्वेज जो मशीन समझता है, जैसे 0 1 बाइनरी लैंग्वेज। ये हो गया कंपाइलर का काम। कंपाइलर हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अभी ये किया, फिर ये किया,
फिर ये किया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और कंपाइलर का काम होता है कि सिंटैक्स में एरर पता करना। कंपाइलर को लॉजिक समझ में नहीं आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंटरव्यू से पूछा जाता है, कि कंपाइलर कोड का एरर नहीं बताता। कंपाइलर कभी भी प्रोग्राम का एरर नहीं बताता। कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स एरर बताता है, क्योंकि कोड का जो एरर होता है, लॉजिक एरर होता है, वो तो यूजर को ही पता होता है। अगर सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ तब कंपाइलर आपको सिग्नल देगा एरर है। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। और हम ऐसे और भी वीडियोस लाते रहेंगे कंप्यूटर सिस्टम एंड बिजनेस सिस्टम्स पे, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स पे। आज तो फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन, तो उतना कुछ डिटेल में हम लोग नहीं गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में थोड़ा जाएंगे, इस पे और बात करेंगे। हम लोग डेटा टाइप्स बात करेंगे और फंक्शंस पे थोड़ा बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद एरेस पे आएंगे, उसके बाद पॉइंटर्स पे देखते हैं। तो हैव अ नाइस डे, बाय।